आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक हम पढ़ रहे थे मेंडलिज्म, तो अभी तक मेंडल आया था। अब मेंडल की कहानी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब दो नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हटाया और नए कॉन्सेप्ट्स लाके दिए। अब मेरी बात सॉरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम का टॉपिक लाके दिया। तो अभी तक मेंडलिज्म जो चल रहा था ना, मेंडलिज्म को हटा दिया। हटा देने का मतलब क्या है कि अब हम उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे आने लगते हैं। इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सुनना। तो अब जो टॉपिक है दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सुनो। सबसे पहली बात, ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया किसने था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था दो साइंटिस्ट है, एक का नाम था सटन और एक का नाम था बोवेरी। ठीक है, सटन एंड बोवेरी। तो नया मैंने क्या बोला, पूरा नाम वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी, इन दोनों साइंटिस्टों ने दिया। देखो यार मेरी बात सुनो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कहती है कि अगर एक जनरेशन, इसको हटा देते चलो, अभी पहले मेंडल की बात करते हैं। मेंडल क्या बोलता था? मेंडल ये बोलता था कि अगर एक जनरेशन से इंफॉर्मेशन दूसरी जनरेशन में जारी है तो वो इनहेरिटेंस वर्ड यूज करता था, ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। लेकिन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब इंफॉर्मेशन जाती है तो जाते समय जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है वो किसके थ्रू होती है? जीन्स के थ्रू होती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? बेसिकली जीन्स थे क्या? जीन्स क्या होते हैं? जीन्स होते हैं डीएनए पर स्पेशल सीक्वेंस। अब बात ये है कि हमारा डीएनए बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब क्या ये पूरा डीएनए हमारा कोड करता है? नहीं, पूरा डीएनए कभी भी कोड नहीं करता, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ये पूरा डीएनए है, ठीक है, मेरे बॉडी के अंदर मतलब एक सेल के अंदर जितना भी डीएनए वो ये है। इस डीएनए के अंदर मान लो ये जो रेड स्ट्रिप है इतना पार्ट सिर्फ कोड करता है, तो इसी को मैं जीन बोलूंगा। यहाँ पर एक पार्ट है जो कोड करता है, उसको मैं जीन बोलूंगा। तो इसका मतलब पूरा डीएनए कभी कोड नहीं करता। तो जीन कितना बड़ा हो सकता है? देखो यार ये आगे जाके तुम मतलब उसमें पढ़ लोगे, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एचजीपी, उसमें तुम पढ़ लोगे कि हमने जब डिस्कवरी करी, जब देखना चालू करा तो हमें पता लगा सबसे छोटा जीन कितना होता है, तो लगभग 230 से 240 बेस पेयर्स के अराउंड होता है। तो इसका मतलब ये एक बेस पेयर है हर एक, तो इतना बड़ा एक कोई होगा, मतलब जिसके अंदर कितने बेस पेयर्स आ रहे होंगे? लगभग 200-300 आ रहे हैं। सबसे छोटा जीन इतना बड़ा होता है, तो फिर भी मतलब जीन बड़ा है। ये तो जीन फिर भी इतना बड़ा है। समझ आया मैंने क्या बोला? तो जीन जो होता है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। तो इसका मतलब तुम्हारी आंखों का कलर, बालों का कलर, स्किन कलर, बॉडी स्ट्रक्चर जो भी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है? जीन से आई। लेकिन बाद में इंपॉर्टेंट बात ये आई कि जीन जब आया, ठीक है, तो जीन जब आया तो जीन के पास इंफॉर्मेशन रखी हुई थी, और जीन इंफॉर्मेशन रखी हुई थी किस पे? डीएनए पर। और डीएनए किस में होता है? क्रोमोसोम पर। समझा? लेकिन तुम ये बोलोगे कि पहले से नहीं पता थी क्या बात? नहीं यार, पहले से इसलिए नहीं पता थी। अब मेन रीजन क्या था सुनो। मेन रीजन इसका ये था कि यहाँ पर आते आते ना बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई थी माइक्रोस्कोप। समझ आया? तो 1900 में जब वो तीन साइंटिस्ट थे ना, नाम याद होगा, पॉल लोरेंस, एरिक शेगमार्क और ह्यूगो डिग्रिस, जब वो तीन साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे ना यार, तब पता है क्या पता लगा? तब वो अपना अपना अलग अलग, देखो एक बात याद रखना, तीनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। तीनों जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, तीनों एक साथ उनको स्टडी उन्होंने करा, और फिर तीनों जब एक जगह पे आए कि यार ये तो 16-17 साल पहले कोई बंदा पहले बता के जा चुका है, फिर वो तीनों आए और इन्होंने तीन लॉस फॉर्मुलेट करे, उसको कहते थे हम मेंडल्स लॉ। लेकिन उस टाइम तक फिर माइक्रोस्कोप की भी इन्वेंशन बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो जब तक ये लॉ सही से एग्जिस्टेंस में आते तब तक माइक्रोस्कोप के थ्रू ये बता चुके थे कि भाई इंफॉर्मेशन तो क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर होती है। दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिक सी बात यही है कि अभी भी यही बोल रहे हैं कि जीन्स ही है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जीन्स किस पर रखे हुए होते हैं? क्रोमोसोम पर रखे हुए होते हैं। किस पर रखे हुए होते हैं? क्रोमोसोम पर रखे हुए होते हैं। हाँ, मतलब तुम ये बोल सकते हो क्रोमोसोम जीन डीएनए के पे बने हुए और डीएनए क्रोमोसोम पर रखे। समझ आया मैंने क्या बोला? तो एक क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है? ऑब्वियसली बात है, क्रोमोसोम पेयर में रखा, भी एक ही बना रहा हूं। तो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से है, तो इसके अंदर क्या होता है? डीएनए रखा हुआ होता है, ठीक है, और ये डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। दोनों तरफ ऐसे होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है बात? तो सिंपल सा लॉजिक ये समझ में आना चाहिए तुम्हें कि भैया इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफर होती है तो जीन की फॉर्म में होती है, लेकिन जीन किस पर रखा हुआ है? क्रोमोसोम पर। तो हम बेसिकली क्या बोल देते हैं? ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। लेकिन किसकी वजह से हो रही है? क्रोमोसोम की वजह से हो रही है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कहती है। समझाया मैंने क्या बोला? अब मैं जैसे जैसे पॉइंट बताऊंगा तो उसमें मैं समझाते जाऊंगा। लेकिन इस टॉपिक के स्टार्टिंग एक दो पॉइंट नॉर्मल है, लेकिन उसका 3-4 जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं।
क्लियर है बात? पक्का समझ में आया? तो एक बार मैं समअप करके बता देता हूँ पूरा का पूरा। सिंपल सी बात ये है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस इज सर्टेन एंड बोवेरी ने, और उन्होंने ये बोला था कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है तो वो किसकी मदद से होती है? क्रोमोसोम की मदद से होती है। ठीक है, क्रोमोसोम है जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से उठा के दूसरी जनरेशन में लेकर जाता है। खत्म। ये आगे कुछ पूछना है प्रोसेस को इनहेरिटेंस है, स्टार्टिंग में पढ़ा। यहां तक क्लियर हो गया? वर्डिंग ऑन कर दो भाई। भैया कर दिया भाई। या तो समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? अब टॉपिक डालो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, आप दिमाग लगाना। मैं वहां पे बताते हैं। ज्यादा क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? आप सुनो जरा ध्यान से। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो टॉपिक डालो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। पहला पॉइंट लिखो, इट वाज गिवन बाय पूरा नाम लिखना है तो मेरे लिख सकते हो, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी। It was given by Walter Sutton and Theodore Boवेरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in 1900। नेक्स्ट पॉइंट, अरे इसका मतलब ऊपर लिख दिया मैंने, जवानी से भाई। पूरा नाम है वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी। ठीक है, आधा क्लियर हो गया? सटन से मटन, बोवेरी से बावरी, ये याद कर। ये नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in 1900 कॉमा 3 साइंटिस्ट, जिनों के नाम तुम्हें याद ही है, मैं लिखवा देता हूँ शॉर्ट में। in 1900 3 साइंटिस्ट, शेरमार्क TSHERMARCK, शेरमार्क, कॉमा कॉरेंस CORRENS, and Hugo de Vries and CORRENS and Hugo de Vries, HUGO, Hugo de Vries, DEVRIES, Hugo de Vries rediscovered the results. Hugo de Vries rediscovered the results of Mendel's law. Rediscovered the results of Mendel's law. Next one, go. अरे यार क्या हो गया पता नहीं, ये 10 बार लिखवा चुका इसका नाम है ह्यूगो de Vries। ठीक है, ह्यूगो de Vries हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फुल स्टॉप है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, by this time comma microscope advancement was taking place. Microscope advancement was taking place. By this time microscope advancement was taking place, and scientists were able to see cell division, clearly. Next point, this led to the discovery of, सारी चीजें बता चुका हूं, समझते हुए लिखोगे तो अपने आप ही याद होते हुए जाएगा। This led to the discovery of structure. Present in nucleus, which doubles and divides equally just before the division, just after the division, sorry, just before the division, clear, just before the division से पहले डिवाइड होता है ना, just before the division, full stop। next point, just before the division, full stop। next point, Sutton and Bowery, short में नाम लिखना, Sutton and Bowery stated that
Sutton and Boveri stated that हाइफन लगाओ, उसको अंडरलाइन मार्क करना. Behavior of chromosomes, Sutton and Boveri stated that hyphen behavior of chromosomes, behavior of chromosomes is parallel to the behavior of is parallel to the behavior of genes, is parallel to the behavior of genes, genes, to the behavior of genes. Full stop. Next point. Next point. Important thing to remember is that, next point. Important thing to remember is that chromosomes, and gene, both occur in pair. Chromosomes and gene both occur in pair. Chromosomes and gene both occur in pair and allele of gene are located on, समझते हो लिखना, allele of gene are located on homologous chromosomes of homologous genes. Homologous chromosomes of homologous, क्या लिखा तुमने? homologous chromosome on homologous chromosome of homologous genes. और देखो मेरे को मतलब ऐसे वो लिखाना था, सुनो मेरी बात. homologous chromosome लिख दिया है ना, कोई बात नहीं. homologous chromosomes of homologous positions, ठीक है, positions. और जो ऑफ लिखा हुआ है ना उसको ऑन कर दो बस. homologous chromosomes on homologous positions, ठीक है. अब इसका मतलब मैं समझा देता हूं, पहले इसको समझ लो, ठीक है. सुनना जरा ध्यान से, बता दो ये, ठीक है. ये समझना जरा ध्यान से. पहले चीज ये समझो कि homologous chromosome का मतलब क्या होता है. पता होगा तुम्हें वैसे कि तुम्हें पता है कि हर क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है. मान लो फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 11 है, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 11 है, उसकी दो कॉपी होती है. एक कॉपी ये रही और दूसरी कॉपी ये रही. समझा? ये जो दोनों क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलॉगस है. समझा मैंने क्या बोला? और इंपॉर्टेंट बात, अगर इस पर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर लाई करती है तो इसके दूसरे क्रोमोसोम की भी सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे लाई करती है. अगर ये आई कलर को कंट्रोल करता है तो यहाँ पर ये आई कलर को कंट्रोल करता होगा. अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है हेयर कलर की तो यहाँ पर इसके हेयर कलर की इंफॉर्मेशन होगी. अलग हो सकती है लेकिन इंफॉर्मेशन वही होगी. बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ आया मैंने कहा? तो जो जीन्स होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम की होमोलॉगस पोजीशन पर ही रहते हैं. होमोलॉगस क्रोमोसोम और पोजीशन भी होमोलॉगस है. इतना क्लियर हो गया? ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. तो ये समझ में आ गया होगा वाला पॉइंट तो मैंने अभी जस्ट लिखा है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. Sutton and Boveri argued that pairing and separation pairing and separation of chromosomes led to the segregation of pair of factors they carried. Next point. of factors carried. Next point. He united. Last point. He united the knowledge of principle of inheritance. He united the knowledge of principle of inheritance with the Mendel के concepts. Principle of inheritance of Mendel and segregation of chromosomes
एंड फॉर्मुलेटेड या फिर एंड मेड, फॉर्मुलेटेड ऐसे ज्यादा वर्ड है, एंड फॉर्मुलेटेड द chromosomal theory of inheritance and formulated the chromosomal theory of inheritance, full stop. हो गया? अब मेरी बात ज्यादा क्लियर हो गया होगा? अब बात क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से हमें ये पता लग गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है तो जीन्स की मदद से हो रही है। पता क्लियर है? कोई भी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर ट्रांसफर हो रही है तो जीन्स की मदद से हो रही है। पता क्लियर है? पक्का समझ आया? और वो रखे हुए क्रोमोसोम पर, तो इस थ्योरी से समझ में आएगी क्रोमोसोम की वजह से हो रही है। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने करा? ठीक है, अब बात आती है अब नए कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करेंगे एक टॉपिक जिसमें किसने योगदान दिया था? मॉर्गन। सबसे इम्पोर्टेंट मॉर्गन, पूरा नाम था टीएच मॉर्गन। ठीक है, पूरा नाम है टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये साइंटिस्ट इस, अच्छा एक चीज और, जब मैंने पहली क्लास ली थी उसके सब कुछ लिखवाया हुआ था, उसके अंदर फादर्स लिखवाए थे, तो वहां पे जाके अगर पढ़ोगे तो वहां पे ये भी जरूर लिखा होगा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो वो टीएच मॉर्गन है। समझ आया? तो इसने क्या करना चालू करा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लाना चालू करा। इसने एक्सपेरिमेंट किस पे करा था? मेंडल, ड्रोसोफिला पर। ठीक है, तो ये पहला और मतलब वो था साइंटिस्ट था जो बाहर आया था मेंडल वगैरह के कॉन्सेप्ट्स वगैरह से। ठीक है, और ड्रोसोफिला मिनरलिस का पूरा नाम था, फ्लाई का। ठीक है, और उसका नाम का नाम बताइए, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, इस पर इसने एक्सपेरिमेंट करा, और इस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्या टॉपिक दिया उसने? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर से दोबारा बोलना लास्ट सेकंड पर गाना यार एक बार लास्ट सेकंड पर सेग्रीगेशन, मैंने बोला था सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड, सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ही यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने अलग तरीके से लिखा है लेकिन ये भी लिख सकते हो, he united the knowledge of Mendel concept and segregation of chromosome and formulated the theory chromosomal theory of inheritance। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया आता है? ठीक है, अब समझना है। तो थॉमस हंट मॉर्गन आया, सबसे पहले किस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू करा? इसे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना चालू करा फ्रूट फ्लाई पर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या समझाता है वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, वैसे अगली क्लास का टॉपिक है सही से। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि इसने एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले किसको सिलेक्ट करा था? फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला को। क्वेश्चन ये है कि इसने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला को ही क्यों सिलेक्ट करा था? समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला को इसलिए सिलेक्ट करा था, सबसे पहला रीजन ये था इसकी लाइफ साइकिल। ना सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा छोटी होती है, क्योंकि अगर इसका रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा तो भाई जल्दी जल्दी काम हो जाएगा ना, वरना मैं इसको देख रहा हूँ, ये मेरे बच्चों को देख रहा है, मैं तो मर चुका हूँ, है ना भाई? तो इसका लाइफ साइकिल कितना होता है? 2 वीक्स का। समझ आया? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रीजन ये था कि आप इसको कल्चर मीडियम में ग्रो करा सकते हो। कल्चर मीडियम का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम दोगे ना आप लैब में, तो लैब में जल्दी जल्दी ग्रो करा सकते हो। तो आपका फायदा यही है कि आप छोटे से मीडियम में भी इसको ग्रो करा सकते हो, सेम प्लांट की तरह चल रहा है, पी प्लांट की तरह। लैब में और ज्यादा 2 वीक से जल्दी नहीं, अबे 2 वीक तो इसकी लाइफ साइकिल है भाई, 2 वीक का मतलब पैदा होने मरने का। मीडियम में आप कह रहे हो ना कि जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी ग्रो होता है, ज्यादा ज्यादा प्रोटीन जल्दी ग्रो करा पाऊंगा। ज्यादा मतलब क्वांटिटी में ज्यादा, क्वांटिटी जल्दी जल्दी का मतलब है कि मान लो मुझे भी फ्लाई चाहिए, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को अब मैं कल्चर मीडियम करूंगा। अब देखो नॉर्मली मेरे को मधुमक्खी को पालना है, मधुमक्खी को पालने के लिए मुझे बहुत बड़ा सेटअप चाहिए ना, और बहुत बड़े सेटअप के लिए मुझे पहले बहुत सारे प्लांट ग्रो कराने पड़ेंगे, तब जाके मधुमक्खी अपना छत्ता बनाएगी। इसके लिए क्या है, सिंपल सा एक कल्चर मीडियम रख दो, वो जो इसको खाना चाहिए वो रख दो, ये फटाफट से वहां पे आके मल्टीप्लाई करके बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ये कल्चर मीडियम का मतलब है आर्टिफिशियल आप ग्रो करा सकते हो, लेकिन आप हनी बी को आर्टिफिशियली ग्रो करा सकते हो क्या? नहीं, आपको बहुत तगड़ी कंडीशन चाहिए, ये रिलेशन। ठीक है, अगला पॉइंट है नंबर ऑफ प्रोजनी बहुत सारे प्रोड्यूस करता है। अब वो आगे क्वांटिटी के नंबर के हिसाब से, तो नंबर ऑफ प्रोजनी ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रोजनी होंगी उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा मैं एक साथ स्टडी कर पाऊंगा। तो एक रीजन ये कि इसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, दूसरा कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जा सकता है, तीसरा इसके नंबर ऑफ प्रोजनी बहुत ज्यादा क्या नाम है कम होती ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा प्रोजनी होती है। ठीक है, एक पॉइंट ये
कि यानी सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है, मतलब हाई पावर माइक्रोस्कोप नहीं होगा ना तब भी देखा जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, चारों में ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें जो मेल होता है और जो फीमेल होती है, मेल होता है और जो फीमेल होती है वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब आप देखते के साथ बता सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। समझ में आया? पक्का क्लियर है? एक चीज याद मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन याद करने के लिए ये भी कर सकते हो कि इसका क्रोमोसोम नंबर भी कम है, तो सबसे अच्छा फायदा इसका ये भी है, इसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 8, डिप्लॉइड स्टेज में 8 है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो क्रोमोसोम नंबर भी है। कितना क्लियर हो गया? पक्का समझ में आया? तो अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखना है, कोई टॉपिक नहीं डालना है। अच्छा हाँ, इसी में पॉइंट लिखना है। अब मैं सुन लो पहले कैसे रिलेट करा रहे हैं। तो अभी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ चुकी है। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से ये पता लग चुका है कि कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, उससे पहले पता लग रहा था जीन्स की वजह से होती है, फिर पता लगा जीन्स और डीएनए पे जो क्रोमोसोम की वजह से ट्रांसफर होता है। अब हमें पता लग चुका है कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है तो क्रोमोसोम की मदद से जाती है। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने करा? मॉर्गन ने। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, experimental verification is done by experimental verification is done by Morgan and his colleagues colleagues मतलब उसके साथी and his colleagues and led to the discovery of and led to the discovery of basis of variation and led to the discovery of experimental verification is done by Morgan and his colleagues led to the discovery of basis of variation that sexual reproduction produces, that basis of variation that sexual reproduction produces, full stop, that sexual reproduction produces. Next point. Morgan conducted his experiments Morgan conducted his experiments on tiny fruit fly, TINY, tiny fruit fly called Drosophila melanogaster. Called Drosophila melanogaster. Called Drosophila melanogaster. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. He selected Drosophila melanogaster because या फिर Drosophila लिखो सिंपल. Drosophila because आपकी मर्जी है वैसे, आप इंग्लिश बोलो अच्छी. Because पहला पॉइंट लिखो. It grows on पहला पॉइंट. It grows on simple synthetic. It grows on simple synthetic medium. It grows on simple synthetic medium in laboratory. In simple synthetic medium labs. Next point. It completes its life cycle. It completes its life cycle in about 2 weeks. 2 weeks. It completed its life cycle in about 2 weeks. Next point. Single mating, MATING. Single mating can produce large number of progeny. Full stop. Next point. Male and female are easily distinguishable. Male and female are easily distinguishable.
नेक्स्ट पॉइंट हेरिडिटी वेरिएशन. नेक्स्ट पॉइंट हेरिडिटी वेरिएशन कैन बी सीन. Heredity variation can be seen in low power microscope. Can be seen in low power microscope. Heredity variation can be seen in low power microscope. Full stop. ठीक है यार, तो लोगों को पूरे एक क्लास में पढ़ाया था, तुम्हें वो मैंने एक सेशन में पढ़ा दिया. ठीक है, यहाँ तक अगर किसी कुछ पूछ रहा है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अभी भी 10 मिनट से ऊपर बात करेंगे. एक क्रोमोसोम 4 पेयर होता है. 4 पेयर. यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक पहले आराम से देख लो. ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो. अगले सेशन में मैं लिंकेज का एक इंट्रो दूंगा, ठीक है, और उसको फिर डिटेल में हम कल की क्लास में करेंगे. समझ आया? तो पहले आराम से देख लो. अभी भी 10 मिनट का टाइमर नहीं आया, मतलब हमारे पास अभी बहुत टाइम है. ठीक है, अब तुम ये मत बोलना जूम खरीद लो, पैसे वाले बन जाओ. कांट अफोर्ड. गरीब लोग. बस बोल रहा है 1500 को, बस बोल रहा है. क्लास में वो 2 लेनी होती है. बस हमारी है क्या? नहीं, मतलब 10-20 साल से मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया. प्रकाश भैया का पूरे दिन चलता रहता है. कल दिखाया था 5 मिनट. हाँ पता है, 20 लोग देते हैं स्टार्ट कर. यहाँ तक क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? उनका लैपटॉप तो जी बताओ, अगली जनरेशन बेबी नहीं